कैसे हैं आप सब। आज हमें पढ़ना है अपना साइंस 2 चैप्टर नंबर 2 लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 का पार्ट नंबर 3 वीडियो है ये। ठीक है, इसके पहले ऑलरेडी हमने गाइस पढ़ रखा है कि हमारा पार्ट नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि एनर्जी क्या होती है, हमारे बॉडी में लाइफ प्रोसेस कौन कौन से होते हैं। फिर हमने सेकंड पार्ट में पढ़ा कि ग्लाइकोलाइसिस, टीसीए साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, एटीपी क्या होता है। ठीक है, फिर हमने देखा कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, ये सब हमने देखा था। तो जो पार्ट नंबर 2 की वीडियो थी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो थी, इसीलिए आप उस वीडियो को वापस से जाओगे और एक बार और अच्छे से आप लोग देखोगे। ठीक है, अभी हमको देखना है यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 3 में कि एग्जैक्टली भाई एटीपी तो कैसे बनाना है। हमने ये पार्ट नंबर 2 में देख लिया किस तरीके से हमको ग्लूकोज का हमने ग्लाइकोलाइसिस किया, फिर हमारा टीसीए साइकिल हुआ, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन हुआ, तो उसके बाद हमें 5 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी मिल चुके थे। अब वो एटीपी एग्जैक्टली होती क्या है और वो एटीपी कहाँ स्टोर होती है, तो भी हम जानते हैं कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जो एटीपी होती है वो वहां पे स्टोर होती है, ये हमें मालूम ही है। ठीक है, तो जो हमारा एटीपी मॉलिक्यूल होता है ना, ये एटीपी को हम इस्तेमाल कैसे करते हैं अभी हमको ये सीखना है। ठीक है, चलो अभी बढ़ते हैं आगे। ओके, सो अगर आपको नोट्स चाहिए रहेंगे तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करना और वहां पे लिंक मिल जाएगी और फिर आप लोग ज्वाइन हो जाओगे टेलीग्राम में और फिर आप हैंड रिटन नोट्स को ले सकते हो। अगर आप चाहो तो मुझे यहाँ पर फॉलो भी कर सकते हो और अगर चाहो तो आप मुझे यहाँ पर इंक्वायरी भी कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। ठीक है, सो गाइस अब भी हमको यहाँ पे देखना है बहुत इंपॉर्टेंटली कि हमने देखा था कि एटीपी कैसे बनती है। हमने 3 प्रोसेस देखे थे, मैं आपको तीनों प्रोसेस अच्छे से यहाँ पे दिखा देता हूँ अगर आपको देखना ही है तो। देखो, हमने देखा था कि हमारी बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस होता है, एटीपी को ये स्टोर करता है। फिर हमने देखा कि हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन बॉडी लेवल सेलुलर लेवल होता है। फिर हमने देखा था कि O2 जिसमें इन्वॉल्व हो वही एरोबिक और जिसमें O2 एब्सेंस हो वही एनारोबिक रेस्पिरेशन। हमारे बॉडी में ह्यूमन बीइंग दोनों रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में जो दोनों नहीं करते। फॉर एग्जांपल वायरस और बैक्टीरिया जो होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं करते क्योंकि इनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है। बिना ऑक्सीजन वाले रेस्पिरेशन को हमारे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं और वही वायरस और बैक्टीरिया परफॉर्म करते हैं। फिर एरोबिक रेस्पिरेशन हमारे बॉडी में एटीपी बनाने के लिए हेल्प करता है। एटीपी ऐसी थोड़ी आसानी से बन जाएगी, तो इसके लिए 3 स्टेप होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, टीसीए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। इन तीनों को हमने इसके पहले डिस्कस किया था। फिर हमने देखा कि हमारी बॉडी को क्या चाहिए, हमारे बॉडी के अंदर सेल होते हैं, सेल को वर्क करने के लिए क्या चाहिए होता है, सेल को वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से मिलती है, एटीपी से मिलता है। एटीपी हमें कहां से मिलेगी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, विटामिन से। ये सब कहां से मिलेंगे, हमें फूड स्टफ से मिलेंगे, जो हमें हम खाना खाते हैं उससे मिलता है। ठीक है, चलो फिर हमने देखा था कि एकदम अच्छे तरीके से किस तरीके सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। अब आपको दिखाता हूं हमारा जो पहला प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस, वो कैसे होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ग्लाइकोलाइसिस मतलब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये सारी चीजें आपको समझ के रखनी है। हमने एक फ्लो चार्ट के थ्रू भी हमने सारी चीजें समझी थी। आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से कि हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है, उसके अंदर O2 होता है, फिर किस तरीके से ग्लूकोज ब्रेक होता है, पायरुविक एसिड मिलता है, टीसीए में एंटर करता है, फिर पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में। फिर हमारा यहाँ पे सारी चीजें ऐसे ही काम करते रहती हैं और लास्ट में हमको 5 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी मिलता है। ये भी हमने अच्छे से सब कुछ सीखा था। अब आज गाइस हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंटली देखना, ध्यान से क्या सीखना है। ठीक है, एटीपी मॉलिक्यूल एग्जैक्टली क्या है, मतलब एटीपी बनाना हमने सीख लिया, हमने माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम सीख लिया। अब हमें देखना है कि एग्जैक्टली एटीपी मॉलिक्यूल क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अच्छे से आपको मैं दिखाता हूं। देखो, एटीपी जो होता है, ये पहली बात तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। दूसरी बात, ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल होता है। ये बात आपको सबसे पहले समझ के रखनी है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी और इंपॉर्टेंट बात बन जाती है। इसे आपको अच्छे समझना है। मतलब ये क्या होता है, जस्ट ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल होता है, इस बात को आपको समझना है। ओके, लेट्स बिगिन। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये बेसिकली बहुत सारे बॉन्ड से बना होता है और केमिकली अगर मैं बात करूं तो जो हमारा एटीपी होता है ये ट्राइफॉस्फेट होता है। मतलब देखो, एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राई मतलब होता है 3, यानी 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल मिला करके हमारा एटीपी बनता है। और एडिनोसिन क्या होते हैं, ये नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं। मैं आपको इनके स्ट्रक्चर के बारे में दिखाता हूं अच्छे से। यहाँ पे देखो, जरा ध्यान से देखना अच्छे से। यहाँ देखो, ये जो पूरा का पूरा है, इसमें से जो सिर्फ ये वाला पूरा पार्ट है, ये हमारा क्या है, राइबोज है। ध्यान देना अच्छे से, ये हमारा राइबोज है। ये जो हमारा ये पेंटोज शुगर है, ये हमारा पेंटोज कहलाता है। और यहाँ पे देखो 3 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, मतलब 3 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेट है। कितने, 3 फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे समझना अच्छे से। जब हम राइबोज और पेंटोज दोनों को मिलाते हैं, फिलहाल अच्छे समझना अच्छे से। यहाँ जो हमारे पूरा राइबोज है, यानी जिसे हम एडेनिन कहते हैं,
देखो ये पूरा एडेनिन है, लेकिन ये क्या है, ये हमारा, आप इसे पेंटोज कह सकते हो, ये बेंजीन है, ठीक है, ये बेंजीन होती है और ये पेंटोज होता है, बस आपको बता रहा हूं, याद रख लो ना, ये हमारा पेंटोज है और ये बेंजीन है, इन दोनों को मिला के हमारा बनता है एडेनिन, ठीक है, इसे आप राइबोज भी कह सकते हो, ठीक है। इसी को मिलाने के बाद हमारा, इसको मिलाने के बाद जब हम इसे मिलाते तो हमारा बनता है एडेनिन, और एडेनिन और 3 फॉस्फेट मतलब ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट मतलब ट्राइफॉस्फेट, और ये हमारा बन गया एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। समझ गया अच्छे से, मतलब ये पूरा एडेनिन है और इस तरीके से हमारे यहाँ पे 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, तो तीनों फॉस्फेट देखो, एक यहाँ पे 1 2 3 फॉस्फेट ग्रुप, पी 3 बना है ना, पी मतलब फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट मिला के ट्राइफॉस्फेट बन गया, ठीक है। देखो जब हमारे बॉडी में एटीपी होती तो हमारे अंदर की बैटरी चार्ज रहती है, यानी कि हमारे पास बहुत ज्यादा शक्ति होती है, एनर्जी होती है, लेकिन क्या होता है थोड़े टाइम बाद जब हम कोई काम करते हैं तो वर्क करने के बाद ये हमारे एटीपी के अंदर जो फॉस्फेट है यही तो एनर्जी बनाता है, बेसिक एनर्जी यही फॉस्फेट ही रहता है, तो ये जो हमारा पी यानी फॉस्फेट है ये ब्रेक हो जाता है और जब हमारा ये फॉस्फेट ब्रेक होगा तो हमारे बॉडी में एनर्जी आती है, मतलब जब भी मैं कोई काम करूंगा तो मेरे बॉडी के अंदर जो फॉस्फेट 3 फॉस्फेट रहते हैं ना ट्राइफॉस्फेट एट एटीपी में, तो उसमें से एक फॉस्फेट पहले ब्रेक होगा, जब वो पहला एक फॉस्फेट पहले ब्रेक होगा तो मैं कहूंगा कि अभी हम एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो देखो यहाँ पे एक फॉस्फेट ब्रेक हो गया तो यहाँ पे कितने बचे, ओनली 2 फॉस्फेट बचे, तो इसे कहूंगा एडीपी, मतलब कि एडिनोसिन, एडिनोसिन यहां पे ध्यान देना अच्छे से, और ये बनेगा डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डाई मतलब क्या होता है 2, यानी कि कितने फॉस्फेट, अभी 2 फॉस्फेट हैं, अभी कितने बचे, 2 बचे, और यूज करूंगा तो एक ही बचेगा, तो उसे कहूंगा एएमपी, यानी कि एडेनिन मोनोफॉस्फेट। समझा अच्छे से, यानी जितना जिसे फॉस्फेट इस्तेमाल करेंगे उस हिसाब से फॉस्फेट बनते हैं, इस तरीके से आपको सारी चीजें समझ के रखनी है, ठीक है माय डियर, क्लियरली समझ गया अच्छे से, कोई डाउट है किसी को भी जल्दी से बता दो, एडेनिन मतलब एएमपी क्या होता है, एडीपी क्या होता है, फिर एटीपी क्या होता है, समझ गया अच्छे से, तो 3 चीजें तो वही है, मतलब पहला एएमपी है, फिर एएमपी के बाद एडीपी है, फिर उसके बाद हमारा एटीपी है, एएमपी मतलब एडेनिन मोनोफॉस्फेट, एडीपी मतलब एडेनिन डाइफॉस्फेट, फिर एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, इस तरीके से हमारे पास 3 फॉस्फेट ग्रुप आते हैं जिसे आपको अच्छे से समझकर रखना है। तो जब हमारे अंदर एटीपी होता है तो ज्यादा फॉस्फेट ग्रुप है, ज्यादा फॉस्फेट मतलब ज्यादा एनर्जी, फिर हमने काम किया तो हमारा फॉस्फेट और यूज हो गया तो हमें मिल जाएगा एएमपी, यानी कि एडेनिन मोनोफॉस्फेट या फिर एडेनिन डाइफॉस्फेट। जितने फॉस्फेट इस्तेमाल करोगे, अगर एक यूज कर लिया तो फिर 2 बचेंगे तो डाइफॉस्फेट यानी एडीपी बन जाएगा, एक और यूज कर लिया तो फिर एक ही बचेगा तो हमारा पूरा एएमपी कहलाएगा। तो इस तरीके से आपको सारी चीजें समझकर रखनी पड़ेगी, ठीक है। चलो अब गाइस हम समझते हैं कि हमारे पास फूड स्टफ जो था, अब ध्यान देना अच्छे से, यहाँ फूड स्टफ्स जो था उससे हमें कितना मिलता था, हमें एक तो कार्बोहाइड्रेट मिलता था, फिर हमें एक क्या मिलता था, प्रोटीन मिलता था, ठीक है। अब इन सभी से हमारे बॉडी में एनर्जी मिलती है ना यार, ऐसा थोड़ी कि इससे नहीं मिलती है, सबसे एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो ये तीनों मेन इंपॉर्टेंट फूड स्टफ से मिलने वाले कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है ये बेसिक इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कहलाते हैं, इन्हीं का इस्तेमाल करके हमारी बॉडी में क्या बनती है, एनर्जी यानी एटीपी बनती है। अभी तक हमने क्या सीखा था कि हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस, कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल ये सब बनते किसका इस्तेमाल करके, कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करके, उसमें से भी हमने बेसिकली ग्लूकोज का इस्तेमाल किया था। कौन सा कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल किया था, ग्लूकोज का। पहला स्टेप था हमारा ग्लाइकोलाइसिस था, है ना, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन दी साइटोप्लाज्म में होता है ये हमने सीखा था। लेकिन आपको क्या लगता है, प्रोटीन से भी तो हमारी एटीपी बन सकती है, लिपिड से भी तो हमारी एनर्जी बन सकती है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे, ये एक बार एग्जाम में पिछले साल आ चुका है, ये ऑलरेडी 2018 के पेपर में ये आ चुका है एग्जाम में, और ये आपके एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, तो आप यहीं की यहीं इसको याद कर लेना। देखो पहला हमारा स्टेप क्या था, कार्बोहाइड्रेट। देखो कार्बोहाइड्रेट में हमने इस्तेमाल किया था किसको, कौन सा कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, जिसमें से ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस हुआ था। फिर हमें मिला था पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड से हमको, पायरुविक एसिड हमारा किसमें कन्वर्ट हुआ था, एसिटाइल कोएंजाइम में,
और फिर वो एसिटाइल कोएंजाइम में क्रब साइकिल में गया था और देन हमें एटीपी के फॉर्म में हमें एनर्जी मिली थी। देखो यही चीज मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखो आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे। देखो पहले क्या है, ग्लूकोज आया, ऑक्सीजन ने इसको ब्रेक कर दिया, फिर पायरुविक एसिड बना, फिर एसिटाइल कोएंजाइम में वो हमारा क्रब साइकिल यानी कि टीसीए साइकिल ही होता है, यहाँ पे गए, फिर हमारे को मिला NADH2 FADH2 और उसके बाद हमें मिला यहाँ पे देखो एटीपी मॉलिक्यूल, फिर यही मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, यहां से हमें मिला 5 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, जिसे आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जिसे आपको अच्छे से समझ के रखना पड़ेगा। चलो ये तो हो गया कार्बोहाइड्रेट से। अब आगे बढ़ते हैं लिपिड से कैसे बनाओगे। तो लिपिड से क्या होता है, जैसे कि देखो कार्बोहाइड्रेट में हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल बहुत फेमस है, वैसे लिपिडों में फैटी एसिड बहुत फेमस है। तो ये जो फैटी एसिड होता है, ये फैटी एसिड क्या होता है, ये रियली में ऑयल से मिलता है, फैट होता है, फैट, समझ रहा है। हमारा रियलिटी में फैटी एसिड फैट होता है, फैटी एसिड यानी ऑयल से मिलता है ये हमें। ठीक है, अगर आप रियलिटी में कहूं तो अगर मैं इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में कहूं तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ये बात आपको समझ के रखनी है। ठीक है, तो ये फैटी एसिड्स होते हैं, तो आप फैटी एसिड का इस्तेमाल करके भी बना सकते हो। तो जब आप कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल किए थे तो आपको मिला था ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस करोगे तो पायरुविक एसिड, बट अब तो हम ग्लूकोज इस्तेमाल नहीं कर रहे, अगर हमने रोटियां नहीं खाई सिर्फ चावल खाया तो भी तो हमें एटीपी मिलेगी ना यार, ऑब्वियस सी बात है। तो अब हमने लिपिड सपोज खाया और यहाँ पे देखो फैटी एसिड है, तो उससे हमको डायरेक्टली मिलेगा एसिटाइल कोएंजाइम में। अब हमको यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस करना पड़ेगा क्या, नहीं। पायरुविक एसिड में जाना पड़ेगा क्या, नहीं। हमको डायरेक्टली एसिटाइल कोएंजाइम में, और जैसे ही हमें एसिटाइल कोएंजाइम मिल गया हम सीधे पहुंचेंगे क्रब साइकिल में और वहां से हमें मिलेगी एनर्जी मॉलिक्यूल। चलो मान लो अगर हमारे पास फैटी एसिड यानी लिपिड और कार्बोहाइड्रेट नहीं है, हमारे पास मिल्क अवेलेबल। देखो कुछ साधु संत होते हैं सिर्फ मिल्क खाते हैं, तो उनके अंदर कैसे एनर्जी आती है, तो वो प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन ही तो रहता है मिल्क में और राइस में। तो प्रोटीन किससे बनता है, प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनता है। ये अमाइनो एसिड क्या होते हैं, ये बेसिकली नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं ये, नाइट्रोजिनस कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है, ये किससे बनते हैं, नाइट्रोजन से बनते हैं, जिसे हम अमाइन वगैरह कह सकते हैं, आपने सुना भी होगा अमाइन वगैरह। ठीक है, कहां सुना है हमने, चैप्टर नंबर 9 कार्बन कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप वाले टॉपिक में पढ़ा था हमने अमाइनो एसिड्स के बारे में और प्रोटीन्स के बारे में। ठीक है, फिर अब यहां पर भी हमको पायरुविक एसिड की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्टली अमाइनो एसिड से हमें मिलेगा एसिटाइल कोएंजाइम में, देन क्रब साइकिल और देन हमें मिल जाएगी यहाँ पे एनर्जी मॉलिक्यूल्स। तो दैट्स इट, खत्म। तो ये अलग अलग मेथड है हमें एरोबिक रेस्पिरेशन का इस्तेमाल करके एटीपी बनाने के। ठीक है, एनर्जी मतलब एटीपी। ठीक है, तो आप जरूरी नहीं कि सिर्फ ग्लूकोज का इस्तेमाल करो, आप लिपिड का भी, प्रोटीन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये बात आपको समझनी है। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे समझना है, देखो हमने देखा था रेस्पिरेशन के 2 टाइप थे, रेस्पिरेशन के 2 टाइप थे हमने देखा था। कौन कौन से टाइप थे, हमने देखा था पहला टाइप था हमारा जो रेस्पिरेशन का था, उसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। उसे हम क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। समझ गया अच्छे से। और देन हमने देखा था एनारोबिक रेस्पिरेशन। अभी तक हमने क्या सीखा, एरोबिक रेस्पिरेशन का इस्तेमाल करके किस तरीके से हम लोग एनर्जी बना सकते हैं। देखो एरोबिक का इस्तेमाल करके हमने किस तरीके से बनाया, एटीपी मॉलिक्यूल। तो हमें उससे बनाने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए थी, हमें उसके लिए 3 स्टेप थे। पहला था हमारा ग्लाइकोलाइसिस, अगर हम ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं तो, फिर उसका टीसीए साइकिल, एंड देन उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। उसमें भी कब आएगा ये, जब हमने इसमें यहाँ पे ग्लूकोज का इस्तेमाल किया। अगर हमने यहाँ पे प्रोटीन का इस्तेमाल करके बनाया तो अमाइनो एसिड बनेगा, समझा, अभी हमने दिखाया था। और अगर हमने लिपिड का इस्तेमाल किया तो हमें फैटी एसिड मिलेगा, अभी हमने ये भी देखा। ठीक है, लेकिन ये तो हमारा ठीक है एरोबिक का हो गया, जहां पे हमारा ऑक्सीजन इन्वॉल्व रहता है। लेकिन अब हम देखते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, जब हमारा ऑक्सीजन इन्वॉल्व ना रहे तब क्या करेंगे, समझा। तो अभी हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर करते, देख लो अच्छे से जरा। देखो हमारा यहाँ पे कौन है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। आपको मैं बता दूं कि जो हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ये बेसिकली कौन परफॉर्म करते हैं, ये बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं। कौन परफॉर्म करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन कौन आता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमारे वायरस आते हैं, हमारी बैक्टीरिया आती हैं। ठीक है, और यही सिर्फ नहीं, बहुत सारे हायर प्लांट होते हैं, बहुत सारे हायर प्लांट, लाइक अफ्रीका के जंगलों में और अमेज़न के जंगलों में बहुत सारे हायर मतलब प्लांट हैं। तो ये सब के सब में भी हमारा यही इस्तेमाल होता है। मतलब इसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते प्लांट को, मैं बता रहा हूं कि इसमें भी हमारा क्या होता है,
एनारोबिक रेस्पिरेशन ही ये भी परफॉर्म करते हैं, प्लांट भी। ठीक है, चलो देखते हैं कौन कौन से स्टेप से करते हैं। तो देखो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज तो सब इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो छोटे वायरस बैक्टीरिया, सब इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझना अच्छे से। अब देखो पायरुविक एसिड में अगर तुम यहाँ पे ग्लूकोज से पायरुविक बनाओगे तो भी तुम फर्मेंटेशन कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे समझना ये फर्मेंटेशन क्या होता है, देखो आपको समझाता हूं। देखो भाई ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, अगर ग्लूकोज में आप ऑक्सीजन डालते हो तो ही ये ब्रेक होता है, तो ही फिर क्या होगा, ये ब्रेक होगा और ब्रेक होके हमें CO2 निकालेगा और हमें ATP इस्तेमाल करेगा। लेकिन अब यहाँ पे लफड़ा हो गया, अब हमारे को यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो फिर हमारा ग्लूकोज से कैसे एनर्जी बनेगी, बनाना तो ग्लूकोज से ही ATP मॉलिक्यूल है। तो अगर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है तो फिर हमारी कैसे एनर्जी बनेगी यार, तो उसके लिए अब यहाँ पे आपको समझना है। इसीलिए हमारे पास ग्लूकोज के लिए अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस नहीं हो सकता, यहाँ पे फर्मेंटेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, फर्मेंटेशन करना पड़ता है। अब आप बोलोगे फर्मेंटेशन क्या होता है, देखो कभी भी फर्मेंटेशन का मतलब होता है कि किसी भी एक सिंगल स्टेज से, किसी भी एक चीज का सिंगल स्टेज से उसे डबल मतलब दूसरे स्टेज में लेकर के जाना, मतलब कि उसको किसी अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करना, अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स। किसी ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके किसी एक सिंगल से ऑब्जेक्ट को उसको दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर देना। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो मिल्क होता है हम उसको कर्ड में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया। आई होप आपने इसको 9th में पढ़ा होगा, बाय यूजिंग लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया। तो लैक्टोबैसिला क्या है, ये माइक्रोब्स है यानी ऑर्गेनिज्म है, और इसमें मिल्क ने अपने आप को बदल दिया कर्ड में। तो यही प्रोसेस हमारा फर्मेंटेशन कहलाता है, समझ गया। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो ग्लूकोज तो सभी में होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फर्मेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं। और फर्मेंटेशन में यहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल हम करते हैं। जब भाई ग्लूकोज नहीं तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करेंगे। अब हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है तो फिर हमारा ऑर्गेनिज्म क्या इस्तेमाल करेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करेगा। और दुनिया में कोई भी चीज जब कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके होती है तो उसे हम कहते हैं फर्मेंटेशन। समझा अच्छे से, देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं अच्छे से समझेगा। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो मतलब ऑक्सीजन में नहीं रहते, ठीक है, जैसे कि बहुत सारी बैक्टीरिया होती हैं। तो क्या होता है, इनके अंदर कौन सा रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। इनके अंदर भी ग्लाइकोलाइसिस होता है बट विदाउट ऑक्सीजन होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके ये करते हैं। और तो और इनके अंदर ना अच्छे से हमारा ग्लाइकोलाइसिस मतलब ऑक्सीडाइज नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं होता तो ऑक्सीडाइज कैसे होगा ग्लूकोज हमारा। हमने देखा था ना कैसे ग्लाइकोलाइसिस में हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हुआ था। तो यहाँ पे ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइज होता है। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं ये अल्कोहल में बदल जाते हैं, ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे आपको सब कुछ अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि देखो हमारा जब मिल्क से हमारा कर्ड बनता है तो क्या होता है, मिल्क में हमारे क्या रहता है, लैक्टोज शुगर रहता है, लैक्टोज शुगर। तो ये कर्ड जब बनता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है एसिड में, लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। समझ रहे हो मेरी बातें, मतलब लैक्टोज शुगर क्या होता है, कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में। कौन सी बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके, तो लैक्टोबैसिलाई का इस्तेमाल करके, लैक्टोबैसिलाई का इस्तेमाल करके। ये भी फर्मेंटेशन हो गया। तो इस तरीके से कन्वर्जन होता है, ये बात आपको समझ के रखनी है। मतलब चाहे तो वो या तो फिर अल्कोहल में कन्वर्ट होगा या तो वो एसिड में कन्वर्ट होगा। तो जैसे कि देखना आपने, ये भी हमारा लैक्टिक एसिड क्या होता है आप ही बताओ। लैक्टिक एसिड हमारा ऑर्गेनिक एसिड ही कहलाता है, ऑर्गेनिक एसिड ही हमारा लैक्टिक एसिड है। समझा अच्छे से, तो ये बात आपको समझनी है। तो क्या होता है, कभी भी इसमें एक बात को आपको समझनी है कि कोई भी मतलब हमारा शुगर या कोई भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल ये कन्वर्ट हो जाता है किसी भी ऑर्गेनिक एसिड में। समझा अच्छे से, तो इसी को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो है नहीं, तो फिर दूसरा रास्ता क्या बचता है, ये कन्वर्जन ही बचता है। ठीक है, इसे आपको अच्छे समझ के रखना है। तो ये होता है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। मतलब कि यार एनारोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन ऑक्सीजन की जगह हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, और जब कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है तो यहाँ पे होता है फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन क्या होता है, मैंने आपको बता दिया है कि किसी भी एक लेवल से दूसरे लेवल में कन्वर्जन, मतलब अनदर लेवल में किसी स्टेट का बदलना। ठीक है, ये बात आपको समझ लेना। किसका इस्तेमाल करके बदलना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके बदलना है। समझ गया अच्छे से, ये बातें आपको क्लियर करके अपने माइंड में रखनी है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे कि मिल्क, हमारा मिल्क है, मिल्क के अंदर भी हमारा कार्बोहाइड्रेट ही प्रेजेंट है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मिल्क के अंदर होता है, मिल्क के अंदर हमारा लैक्टोज होता है, लैक्टोज नाम का कार्बोहाइड्रेट होता है, और ये कन्वर्ट होता है किसमें, लैक्टिक एसिड में।
अब लैक्टिक एसिड क्या है? ये लैक्टिक एसिड हमारा ऑर्गेनिक एसिड होता है। आपको अभी अभी वो पैराग्राफ पढ़ लेना अपनी टेक्स्ट बुक में, आपको पता चल जाएगा। ऑर्गेनिक एसिड होता है और यही हमारा फर्मेंटेशन हो गया। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में हमेशा एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है और प्लांट भी ऐसा ही करते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म भी ऐसा ही करते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारी बैक्टीरिया हो गई, इनके पास ऑक्सीजन नहीं होता है, बिना ऑक्सीजन के जिंदा रहते हैं दुनिया में, ठीक है। तो इनके अंदर सिर्फ यही सारी चीजें होती है जिन्हें आपको अच्छे से समझ कर रखना पड़ेगा। ओके, तो ये है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें आप चाहो तो ग्लाइकोलाइसिस कर लो, पायरुविक एसिड इस्तेमाल कर लो, लेकिन आपको फर्मेंटेशन तो करना ही पड़ेगा। अगर आप चाहो तो फर्मेंटेशन में भी अल्कोहल इस्तेमाल करो या लैक्टिक एसिड इस्तेमाल करो, मैंने आपको दोनों बता दिया। अगर आप लैक्टिक एसिड इस्तेमाल करते हो तो आपके मसल में, आपके आरबीसी में, रेड ब्लड सेल में, इन सभी का इसमें इस्तेमाल जाएगा। अगर आप अल्कोहल का यूज करते हो तो ये यीस्ट, आपकी एक बैक्टीरिया होती है यीस्ट नाम की, वो बैक्टीरिया इसका इस्तेमाल करती है। और अगर आप ग्लाइकोलाइसिस करते हो तो ये फर्मेंटेशन पायरुविक एसिड से, और आपके विनेगर वगैरह बनाने में आप चैप्टर नंबर 7 में पढ़ोगे विनेगर प्रोडक्शन, ऑल एंड ऑल चीजें, तो वहां पे सारी चीजें होती हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ के रखना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। ओके, सो फाइनली आपको यहाँ पे जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है, सब आपको डीपली समझ गया, एकदम मैंने डीप में आपको सब समझा दिया, इससे डीप अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मतलब आगे का टॉपिक अब हम शुरू करते हैं। मतलब कि अभी तक हमने किसकी बड़ाई देख ली भाई? बहुत हो गया कार्बोहाइड्रेट के बारे में, हमने बहुत कार्बोहाइड्रेट के बारे में सुना। हमने ये भी जाना था कि कार्बोहाइड्रेट का अगर 1 ग्राम हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें कितना मिलता है? 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, मतलब 4000 कैलोरी, एक ही बात होती है, ठीक है। चाहे तो 4000 कह दो, चाहे 4 किलो कैलोरी कह दो, इतनी एनर्जी हमें मिलती है, ठीक है। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करें, हम तो इसके जगह में हम प्रोटीन का इस्तेमाल भी तो कर सकते हैं, ठीक है। इन सब का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स बिगिन यार, प्रोटीन का इस्तेमाल अभी हम करते हैं। देखो, तो पहले हम प्रोटीन के बारे में जानते हैं। जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 1 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में देखा था प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में, कैसे प्रोटीन बनता है। तो वहां पे हमने जाना था कि जो हमारा प्रोटीन होता है ना, ये हमारा बेसिकली अमाइनो एसिड से बनता है। किससे बनता है हमारा प्रोटीन? अमाइनो एसिड से बनता है। ये बात आपको समझनी है। मतलब बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, मतलब जैसे कि बहुत सारे छोटे छोटे एक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे आते हैं और ये कंबाइन होते हैं, एक बड़ा सा चेन बनाते हैं, ठीक है, और इससे एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनता है। मतलब छोटे छोटे अमाइनो एसिड कंबाइन होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे कि आपने रावण मूवी देखी होगी, जीवन मूवी, जिसमें जीवन छोटे छोटे पार्ट में रहता है और फिर कंबाइन होकर जीवन बन जाता है। वैसे ही छोटे छोटे अमाइनो एसिड कंबाइन होकर हमारा क्या बनाते हैं? बड़ा सा मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल मतलब कुछ बड़ी बात नहीं है। मैक्रो मतलब जानते हो क्या होता है? बड़ा, लार्ज। मैक्रो मॉलिक्यूल मतलब होता है बड़ा, लार्ज, और बड़ा मॉलिक्यूल। अब छोटे छोटे अमाइनो एसिड कंबाइन होंगे तो बड़ा सा मॉलिक्यूल ही बनेगा ना, और इसी बड़े से मॉलिक्यूल को हम कहते हैं प्रोटीन। समझ गया अच्छे से? और ये प्रोटीन हमारे बॉडी के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो प्रोटीन किससे बनता है? हमारा प्रोटीन बनता है अमाइनो एसिड से, ठीक है। ये बातें आपको समझ के रखनी है। चलो, अब जो प्रोटीन होता है ना, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे, देखो अब यही हम देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट फूड कंपोनेंट से। ये फूड कंपोनेंट कौन कौन से हैं? ये जो फूड कंपोनेंट लाइक हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, फिर हमारा प्रोटीन है, लिपिड है, विटामिन है, ये सब हमारे फूड कंपोनेंट कहलाते हैं, ठीक है। चलो, तो अब देखो इस दुनिया में जो अमाइनो एसिड है, बहुत हो गया कार्बोहाइड्रेट, अब हम प्रोटीन के बारे में समझेंगे। तो अमाइनो एसिड है, तो भाई अमाइनो एसिड बहुत सारे होते हैं। अब कितने सारे होते हैं, अब कौन से अमाइनो एसिड से क्या बनता है, हम सब जानेंगे। देखो यहाँ पे अच्छे से आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो, एक ऐसा अमाइनो एसिड जो स्किन में होता है, स्किन में मेलानिन नाम का अमाइनो एसिड होता है। मतलब आपको समझना है, मतलब प्रोटीन, स्किन में हमारी कौन सी प्रोटीन होती है? मेलानिन। जैसे हमारे स्किन का कलर, मतलब ये स्किन के हमारे कलर को डिफाइन करता है। समझ गया अच्छे से? फिर केराटिन हमारे बालों में भी होते हैं। ऐसे बोन्स में हमारे ओसिन नाम के हमारे यहाँ पे प्रोटीन रहता है। फिर हमारे सेल में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स के फॉर्म में हमारे प्रोटीन होता है। फिर पैनक्रियाज में हमारे इंसुलिन या ट्रिप्सिन होता है। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे ब्रेन में यहाँ पे हाइपोथैलेमस के नीचे होता है, उसमें वेरियस टाइप्स ऑफ हार्मोन्स में भी हमारे प्रेजेंट रहता है। मसल में एक्टिन और मायोसिन होता है, और ब्लड में हीमोग्लोबिन और एंटीबॉडीज होती हैं। ये सारे के सारे प्रोटीन होते हैं जिन्हें आपको याद करना है। एग्जाम में कोई भी आ सकता है। एग्जाम में कैसे पूछेगा? बोलेगा बोन्स में कौन सा प्रोटीन, तो आपको बताना है कि बोन्स में हमारे ओसिन होता है। फिर हमारे पैनक्रियास में कौन सा? तो इंसुलिन और ट्रिप्सिन होता है। फिर स्किन में कौन सा? तो यहाँ पे मेलानिन और केराटिन होता है। फिर ब्लड में हीमोग्लोबिन और एंटीबॉडीज होती हैं। तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा। मतलब प्रोटीन कहाँ कहाँ कितने जगह में प्रेजेंट है, हमारी बॉडी के सभी जगहों में प्रोटीन प्रेजेंट है अमाइनो एसिड की मदद से। अब पूरे प्रोटीन तो अमाइनो एसिड से ही बनते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। मतलब पूरे के पूरे प्रोटीन जितना भी दुनिया में प्रेजेंट है ना, सब अमाइनो एसिड से ही बनते हैं,
ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ के रखना है। नाउ अब हम आगे बढ़ते थोड़ा सा और, अगर आपके बॉडी में ज्यादा अमाइनो एसिड आ गया, मतलब एक्सेस ऑफ अमाइनो एसिड अगर आपकी बॉडी में स्टोर्ड हो रहा है, तो क्या होता है, ये फिर ना बाद में ब्रेक होकर हमारे बॉडी से अमोनिया के फॉर्म में ब्रेक होकर वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, यानी हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम इसे बाहर निकाल देता है अगर ज्यादा अमाइनो एसिड आ गया तो। ठीक है, और आपको बता दूं कि जो नए नए ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं, देखो आपको समझाता हूं यहाँ पे, बहुत सारे, जैसे कि आप देखो हमारी बॉडी में ग्लूकोज मॉलिक्यूल आता है, हम बहुत सारी चीजें खाते हैं उससे हमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलता है, तो ये सारे नए नए ग्लूकोज मॉलिक्यूल आखिर जाते कहां हैं और ये किस चीजों से बनते हैं, समझा। जब ये बनते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो इस प्रोसेस का नाम होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। देखो, नियो मतलब नया, जेनेसिस मतलब बनाना, और ग्लूको मतलब ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज के न्यू न्यू मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करना, समझ रहे अच्छे से। तो ग्लूकोज के नए नए मॉलिक्यूल्स को जब हम फॉर्म करते हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, ये बातें आपको जान के रखनी है। व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस? द फॉर्मेशन ऑफ न्यू न्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ द ग्लूकोज। तो आई होप गाइस, जैसे कि हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट में किस तरीके से हम लोग ने कार्बोहाइड्रेट का, कौन सा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के अंदर हमने ग्लूकोज इस्तेमाल किया था। कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो ग्लूकोज का इस्तेमाल करके हमने किस तरीके से 3 प्रोसेस में से एटीपी बनाया था, जैसे ग्लूकोलाइसिस हो गया, फिर टीसीएस साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। फिर अपने अभी हमने देख लिया कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन में भी हम समझते हैं प्रोटीन के 1 ग्राम से हमको जानते हो कितना मिलता है, 4 किलो कैलोरी, इसमें से भी सेम मिलता है, और कार्बोहाइड्रेट से भी 1 ग्राम से हमें 4 किलो कैलोरी ही मिलती है। ये बात आपको जान के रखनी है, ठीक है। और तो और आपको बता दो, देखो ये 1 लिखा है, ठीक है, ये 1 है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रोटीन भी किससे बनता है, ये हमारा प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनता है, हमने ये सीख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद और हम बताते हैं, देखो अच्छे से, बहुत सारे डिफरेंट अमाइनो एसिड हमारे बॉडी में होते हैं, जैसे कि स्किन हो गया हमारे, फिर हमारे पैनक्रियाज है, हमारा पैनक्रियाज यहाँ पे लीवर के नीचे होता है, ठीक है। फिर हमारे ऐसे बॉडी में बहुत सारे ब्लड होते हैं, जैसे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जानते हो क्या करता है, ये भी एक टाइप का प्रोटीन है जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को लेकर के जाने का काम करता है। हीमोग्लोबिन ना ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करता है, अगर हमने सांस लिया ऐसा, तो जितना भी हमारे बॉडी में सांस जाएगी ना, तो उसको हीमोग्लोबिन क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेता है। ये बात आपको समझनी है। तो ये सबका अपना अपना काम होता है, ये बात आपको जानना है। हमने प्रोटीन देख लिया, अब जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है और सिर्फ प्रोटीन से ही हमें एनर्जी मिलती है, हमें भाई लिपिड से भी तो एनर्जी मिलती है, और हमारी बॉडी के लिए जो लिपिड होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा एसेंशियल होता है। अब हम जानेंगे कि लिपिड कैसे बनता है और लिपिड क्या होता है, हमारी बॉडी में लिपिड का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो लेट्स बिगिन गाइस, यहां पे देखते हैं। तो एक ऐसा सब्सटेंस जो बेसिकली फैटी एसिड और अल्कोहल, समझ रहे हो, फैटी एसिड, ध्यान दो, याद कर लो अच्छे से, फैटी एसिड और अल्कोहल को कंबाइन करके जो बनता हो उसी को हम कहते हैं लिपिड। याद रहेगा हमेशा, व्हाट इज लिपिड? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल, ये होता है हमारा लिपिड, ठीक है। ये बातें आपको समझ के रखनी है। देखो मैं आपको एकदम शॉर्ट में लिख करके देता हूं कि लिपिड एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। तो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज होता है, बेसिकली यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन, जो हमारी बॉडी में मेम्ब्रेन होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे बॉडी में सेल था और उसके अंदर न्यूक्लियस है, तो ये जो बाहर का सेल मेम्ब्रेन होता है ना, मैंने आपको दिखाया भी था इसके पहले, जो ये हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, इसको बनाने में हमारा लिपिड हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं, फिर इसका इस्तेमाल बेसिकली इट ऑल्सो यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ हॉर्मोन्स बनाने में भी इसका बहुत मदद होता है। अब ये हार्मोन दोनों बनाता है, ये मेल के लिए भी हार्मोन बनाता है, ये फीमेल में भी यही हार्मोन बनाने में मदद करता है। अब देखो मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से ये हार्मोन क्रिएट करेगा। अब मेल में देखो कौन सा हार्मोन, मेल में बेसिकली टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन लिपिड बनाता है, और फीमेल में जो एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन है, इसे हमारा फीमेल में बनाता है ये। और तो और गाइस, ये एल्डोस्टेरोन नाम का भी एक हार्मोन होता है, एल्डोस्टेरोन, उसको भी ये बनाने में मदद करता है, ठीक है। अब ये टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, बेसिकली जिससे कि मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स लाइक बियर्ड हो गया एंड मेनी मोर सब आने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फीमेल के अंदर लाइक ब्रेस्ट हो गए एंड मेनी मोर, उनका डेवलपमेंट कराने के लिए फीमेल में एस्ट्रोजन हेल्प करता है। एल्डोस्टेरोन दोनों में रहता है, ठीक है। ये बात आपको समझ के रखनी है, सभी में इसका इस्तेमाल होता है। तो ऐसे बहुत सारे
सारे हार्मोन बनाने के लिए भी हमारा लिपिड रिस्पॉन्सिबल होता है, जो किससे आता है, हमारे फैटी एसिड और अल्कोहल से हमारा लिपिड बनता है। इन चीजों को आपको अच्छे से समझ के रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था लिपिड। और तो और ये मेम्ब्रेन बनाने में भी मदद करता है। अब देखो यही चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी, बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी। देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, ये सब बनाने में हेल्प करता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये 9 किलो कैलोरी देता है, मतलब 1 ग्राम ऑफ लिपिड अगर आप लेते हो तो आपको सबसे ज्यादा एनर्जी 9 किलोग्राम। अगर आप कार्बोहाइड्रेट लेते थे तो आपको ओनली कितना 4 किलो कैलोरी ही एनर्जी मिलती थी। अगर आप प्रोटीन ले रहे थे तो आपको कितना मिल रहा था, 4 किलो कैलोरी एनर्जी। लेकिन अगर आपने लिपिड लिया तो लिपिड से आपको कितना मिलेगा, आपको यहाँ पे 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। ये सब एमसीक्यू में पूछता है, आपको अच्छे से समझ के रखना है, ठीक है। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं, यही बात आपको यहाँ पे बतानी थी एंड नथिंग। तो ये बेसिकली हमारा मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करता है, जिससे आपको अच्छे से समझ के रखना है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको देखो यहाँ पे देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखो बनाने में हेल्प करता है, समझा अच्छे से। तो ये मेम्ब्रेन बनाने में मदद करता है, यही बातें मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दी है। इसे भी अगर आप एग्जाम में लिख के आते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब देखो हमने पढ़ लिया भाई कार्बोहाइड्रेट के बारे में, हमने पढ़ लिया भाई प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन से भी कैसे एनर्जी मिलती है, हमने पढ़ लिया हमें लिपिड के बारे में, सभी से हमको एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट वाला थोड़ा सा बड़ा था, प्रोटीन वाला और छोटा, लिपिड वाला तो और छोटा। अब लास्ट में बचता है हमारा विटामिन वाला, ठीक है। अब देखो तो हम फटाफट जानते हैं विटामिन के बारे में एग्जैक्टली क्या होता है। विटामिन के लिए मैं आपको एक फैक्ट बता दूं यार, कि जो विटामिन होता है ना, ये दुनिया में हमको कभी मिलता नहीं है अंदर से। जैसे हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट अंदर से क्रिएट कर सकते हो खा करके, हमारी बॉडी में प्रोटीन क्रिएट कर सकते हो। जब हम पैदा होते हैं, जब हमारी बर्थ होती है, तो हमारी बॉडी में एक भी विटामिन नहीं रहता। हमारी जैसे ही बर्थ होती है ना, तो हमको सबसे पहला विटामिन मिलता है सनलाइट। अगर हमारी बॉडी में सनलाइट पड़ गई तो हमें विटामिन सी तुरंत मिल जाता है, समझा। तो विटामिन हमेशा कभी भी याद रखना कि जब हमारी बर्थ होती तो हमारे अंदर नहीं होता है, हमको विटामिन बाहर की चीजों को खा करके ही मिलता है, समझा। फॉर एग्जांपल अगर आप टोमेटो खाते हैं तो आपको विटामिन ए मिलेगा। अगर आप जो गाजर होती है ना, गाजर अगर आप उसे खाते हो तो आपको क्या मिलेगा, आपको विटामिन ए मिलेगा। अगर आप मिल्क पीते हो तो आपको कैल्शियम मिलता है। ऐसे आपको जो भी चीजें हैं, बहुत सारी विटामिन अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। चलो मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे कितने टाइप के विटामिन होते हैं। देखो भाई बहुत सारे विटामिन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ए, डी, ई, के, बी, सी, ये इतने ही आपको फिलहाल इतने सारे विटामिन आपको पढ़ने हैं। जो विटामिन होते हैं, कुछ होते हैं वाटर सॉल्यूबल, मतलब पानी में मिलाओगे तो ये सॉल्यूबल हो जाएंगे, और कुछ हमारे यहाँ पे रहते हैं वाटर सॉल्यूबल के साथ साथ कुछ हमारे होते हैं वाटर में नॉन सॉल्यूबल। जैसे कि देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो कुछ कुछ क्या होते हैं, देखो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ वाटर सॉल्यूबल होते हैं और कुछ कुछ हमारे होते हैं फैट सॉल्यूबल। ये बातें आपको समझ के रखनी है, ठीक है। देखो जो वाटर सॉल्यूबल है वो कौन कौन से हैं, देखो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूं। जो वाटर सॉल्यूबल है वो होते हैं ए, डी, ई, के, देखो आपको यहाँ पे दिख जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो ये आपको समझना है, ये हमारे यहाँ पे जितने भी यहाँ पे देख रखा है, एक्चुअली जो हमारे ए, डी, ई के है ना, ये हमारे फैट सॉल्यूबल होते हैं, ए, डी, ई के। और जो बीसी है बॉम्बे की चाय, यानी कि वाटर सॉल्यूबल, ये हमारा कहलाता है बीसी, यानी विटामिन बी, विटामिन सी, ये सब हमारे वाटर सॉल्यूबल होते हैं, ठीक है। और हमारा यहाँ पे जो फैट सॉल्यूबल है, ये हमारा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सब हमारा क्या होते हैं, ये हमारे सबके सब फैट सॉल्यूबल होते हैं। समझ गया अच्छे से, बस इतना ही आपको एग्जाम में लिखना है। तो बताना है कि पहले विटामिन जो हमें होता है, हमें हमेशा एक्सटर्नल फूड से ही मिलता है, हमारे बर्थ के टाइम पे नहीं होता। विटामिन के टाइप होते हैं ए, डी, ई, के, बी, सी, इतने सारे विटामिन के टाइप है, ए, डी, ई, के, बी, सी। क्या होता है, एडेक बी सी, एडेक बी सी, एडेक बी सी, ए, डी, ई, के, बी, सी, समझा। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा इसमें से कुछ होते हैं वाटर सॉल्यूबल, कुछ होते हैं फैट सॉल्यूबल। जो बीसी है बॉम्बे की चाय ये हमारा होता है वाटर सॉल्यूबल, एंड ए, डी, ई, के जो होता है ये हमारा होता है फैट सॉल्यूबल। इतना आपको विटामिन के लिए याद रखना है। अगर आपको पढ़ना चाहो तो यहां से पढ़ सकते हो। मेन 6 टाइप के विटामिन होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई, के, इसको आपको याद रखना है। जिसमें से जो ए, डी, ई, के है, ये हमारा कैसा होता है, फैट सॉल्यूबल। और जो हमारा बाकी का बीसी है वो कौन सा होता है, वो हमारा वाटर सॉल्यूबल होता है। तो बस इतना आपको जान के रखना है एंड नथिंग, यही हमारा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और गाइस आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, मतलब इसके बाद हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे, और आज के वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे फाइबर के बारे में। आप बोलोगे ये फाइबर क्या है? फाइबर बहुत एसेंशियल रोल प्ले करता है। जो फाइबर होता है ये बेसिकली हमारे बॉडी में डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। किसके लिए? डाइजेशन। जो भी हम फूड खाते हैं ना, उसको डाइजेस्ट कराने का काम हमारे बॉडी में फाइबर करता है। अगर आपके पेट में बराबर अमाउंट में फाइबर प्रेजेंट नहीं है तो आपको क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा कॉन्स्टिपेशन।
कॉन्स्टिपेशन मतलब बराबर से आपको, मतलब आप जाओगे ना 2 नंबर आपको बराबर नहीं निकलेगा, समझ गया, तो आपको हो जाएगा कॉन्स्टिपेशन। तो आपको होना चाहिए आपकी बॉडी में अच्छे से फाइबर। फाइबर कहां से मिलता है हमें? स्पिनच खाने का, ठीक है, इससे मिलता है, और बहुत सारे और मटेरियल होते हैं, वो सब खाओगे तो आपको फाइबर मिलता है, ठीक है, ये बातें आपको समझनी है, ठीक है। चलो स्पिनच मतलब पालक होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं, हमारी बॉडी में वाटर भी बहुत एसेंशियल है यार। करीबन 65 से 70% हमारी बॉडी में पानी होता है, ठीक है। हमारे सारे सेल जो होते हैं 70% यानी 70% वाटर ही कंटेन करते हैं, और ब्लड जो 90% होता है उसमें से 70% हमारे बॉडी में वाटर होता है। उसी तरीके से अगर आपको बताऊं कि जो हमारा फाइबर है वो भी बहुत एसेंशियल प्रोडक्ट है, ये हमारे डाइजेस्ट करने के लिए बहुत हेल्प करता है, मतलब खाने को पचाने के लिए ये बहुत ही हेल्प करता है। मतलब जितना भी अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस होते हैं लाइक वेजिटेबल, फ्रूट्स, सीरियल्स, इन सभी से, लीफी वेजिटेबल से हमें फाइबर मिलता है, और जितने भी हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है उसको पचाने के लिए फाइबर का बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाता है, यानी कि फाइबर बहुत ज्यादा एसेंशियल हो जाता है इन सभी चीजों में, ठीक है, जिसे आपको अच्छे से समझ कर रखना है। तो गाइस ये था हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां पे हमने सारा पढ़ लिया। हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में जाना, हमने प्रोटीन के बारे में जाना, फिर हमने जाना लिपिड के बारे में जाना, हमने लिपिड के बाद जाना विटामिन के बारे में, फिर विटामिन के बाद हमने जाना फाइबर के बारे में, सभी एसेंशियल है, और हमने जाना वाटर के बारे में, हमने सबके बारे में पढ़ लिया। कार्बोहाइड्रेट में तो हमने 3 चीजें जानी कि कैसे ग्लाइकोलाइसिस, टीसीएस साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। प्रोटीन में हमने अमाइनो एसिड से बनता हो जाना। लिपिड हमारा फैटी एसिड और अल्कोहल से बनता है। हमारा विटामिन बेसिकली एडीई के बेसी होते हैं, यानी कि वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। फिर हमारे फाइबर डाइजेस्टेड, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे पचाने में हेल्प करता है। और वाटर हमारे बॉडी में करीबन जो 90% 90% ब्लड है उसमें से 70% हमारा पूरा पानी ही पानी होता है बॉडी के अंदर, समझ गया। तो ये सारी एसेंशियल चीजें आज हमने सीखी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद वाला सबसे हार्डेस्ट टॉपिक जिसे कहते हैं सेल डिवीजन, और सबसे सिंपल बना दूंगा उसको पढ़ा करके, उस टॉपिक को आपको जरूर अटेंड करना है और अच्छे से आपको पूरा वॉच करना है, और फिर उसके बाद हमारा चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर देना हमारे इस चैनल को, प्यारे से न्यू इंडियन एरा को। आप चाहो तो इसे यहाँ पे हमारा कॉन्टेक्ट कर सकते हो और कोई इंक्वायरी ले सकते हो। आप यहाँ पर भी कॉन्टेक्ट करके मेरे से कुछ पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।